गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेम की हिस्ट्री की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हमारा लेसन रहेगा लेसन फिफ्थ, स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका। सबसे पहले हम महात्मा गांधी का जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा बताएंगे और किस प्रकार से गांधी जी का अभ्युदय हुआ वो भी आपको सबसे पहले आज हम बताएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं में महात्मा गांधी जी का शीर्ष स्थान है। भारतीयों को एक राष्ट्र के रूप में खड़ा करने में उन्होंने सबसे अधिक योगदान दिया। इस कारण उन्हें राष्ट्रपिता कहा गया। गांधी जी ने अपना राजनीतिक जीवन दक्षिण अफ्रीका से शुरू किया। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने भारतीयों के सम्मान की रक्षा के लिए आंदोलन चलाया और सफलता प्राप्त की। दक्षिण अफ्रीका के इस संघर्ष में उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह जैसे शस्त्रों का प्रयोग किया। 1915 ईस्वी में वो भारत वापस आए और तब तक उनकी प्रसिद्धि पूरे देश में फैल चुकी थी। भारत आकर उन्होंने सबसे पहले चंपारण जिला बिहार में, खेड़ा गुजरात में और अहमदाबाद जैसे स्थानों पर स्थानीय आंदोलनों में अपने अहिंसा और सत्याग्रह जैसे शस्त्रों का परीक्षण किया। अंततः 1920 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा उन्हें अपना नेता स्वीकार कर लिया। गांधी जी ने अपने नेतृत्व में लगभग 10-10 वर्षों के अंतर पर 3 बड़े जन आंदोलन चलाए, जिनका जो थे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। इनके गांधी जी के जन आंदोलनों में भारतीय जनता के सभी वर्गों ने भाग लिया। तत्कालिक तौर पर तो उनके तीनों जन आंदोलन असफल हुए, लेकिन उनके बावजूद भी काफ़ी हद तक भारत को आज़ादी इन आंदोलनों के कारण ही प्राप्त हुई। इस प्रकार विश्व के सबसे बड़े राष्ट्रीय आंदोलन का गांधी जी ने लगभग 25 वर्षों तक एक छत्र नेतृत्व किया और भारत की आज़ादी दिलाने में अपना अहम रोल अदा किया, और वो भी अहिंसात्मक तरीकों से। इस अध्याय में हम गांधी जी के राजनीति में उद्भव से लेकर के उनके चलाए गए आंदोलनों का भी अध्ययन करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम गांधी जी के उद्भव को लेकर हम चर्चा करेंगे कि कैसे गांधी जी का उद्भव हुआ। भारतीय राजनीति में गांधी जी के नेतृत्व के उद्भव को समझने के लिए हमें 1920 ईस्वी से पहले उनकी राजनीतिक गतिविधियों को समझना जरूरी है, जिसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष, और दूसरा, गांधी जी का भारतीय राजनीति में प्रवेश। पहला, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को काठियावाड़ गुजरात में पोरबंदर नामक स्थान पर एक हिंदू परिवार में हुआ। इनके पिता करमचंद गांधी जी राजकोट रियासत के दीवान थे। प्रारंभिक शिक्षा के बाद इनको उच्च शिक्षा के लिए 1888 ईस्वी में इंग्लैंड भेजा गया, जहां उन्होंने बैरिस्ट्री पास की। 1891 ईस्वी में गांधी जी इंग्लैंड से वापस आए और उन्होंने बम्बई में वकालत का कार्य आरंभ किया, परंतु उसमें सफलता न मिलने के कारण वे राजकोट आ गए। यहाँ इनकी भेंट एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला से हुई। दादा अब्दुल्ला का व्यापारिक कारोबार दक्षिण अफ्रीका में था। दक्षिण अफ्रीका में अब्दुल्ला का अपने बड़े भाई से व्यापार के मामले में कोई झगड़ा चल रहा था। गांधी जी को दादा अब्दुल्ला ने इस झगड़े में वकालत के लिए सहायता करने के लिए दक्षिण अफ्रीका जाने का प्रस्ताव रखा, जिसे गांधी जी ने स्वीकार कर लिया। इस कार्य के लिए गांधी जी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका चले गए, जहां पर उन्होंने भारतीयों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। सबसे पहले हम देखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की स्थिति क्या थी। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों का प्रवेश 1860 ईस्वी में शुरू हुआ और वहां दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले अंग्रेज अपने खेतों पर काम करवाने के लिए भारतीय मजदूरों को एक समझौते के तहत ले जाते थे। समझौता समाप्त होने के बाद भी वे वहीं पर बसने लगे। इन मजदूरों के साथ कुछ व्यापारी भी दक्षिण अफ्रीका जाने लगे। इस प्रकार जब गांधी जी अफ्रीका पहुंचे तो पहले वहां पर 3 तरह के भारतीय थे। प्रथम, समझौता के तहत काम करने वाले मजदूर। दूसरे, समझौता समाप्त होने पर स्वतंत्र
मजदूर के रूप में रहने वाले मजदूर, और तीसरा थोड़े से व्यापारी। उनके कदरक था सहायक आदि। इन तीनों तरह के भारतीयों की जनसंख्या लगभग 2 लाख थी और ज़्यादातर अनपढ़ थे। जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे थे उनको भी अंग्रेजी कम आती थी। भारतीय मजदूरों से अंग्रेज वहाँ पर दासों जैसा बर्ताव करते थे। दूसरे भारतीयों के साथ नागरिक अधिकारों, व्यापार, संपत्ति में भेदभाव, जातीय भेदभाव का बर्ताव होता था। उन्हें भारतीयों को कुली यानी मजदूर कहकर बुलाया जाता था। उन्हें फुटपाथ पर चलने की अनुमति नहीं थी। रेल में उन्होंने प्रथम और दूसरे दर्जे के डिब्बों में सफ़र करने से रोका जाता था। उन्हें होटलों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी और ट्रांसवाल में उन्हें ऐसे स्थानों पर रहने के लिए बाध्य करते थे जहां लाइट, पानी और नलियों की व्यवस्था नहीं थी। जो भारतीय मजदूर इकरारनामा समाप्त होने के बाद वहां बस जाते थे उन पर 3 पाउंड वार्षिक कर लगाया जाता था। तो जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए उससे पहले उनका जातीय भेद से सामना नहीं हुआ था, क्योंकि वो भारत के एक सम्मानित परिवार के सदस्य थे और उन्होंने इंग्लैंड में शिक्षा प्राप्त की थी। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने जातीय भेद का विरोध ही नहीं किया, बल्कि बस व रेल में प्रथम श्रेणी के टिकट था होटल में स्थान आदि एक अधिकार के तौर पर मांगा, न कि कृपया प्राप्त करने के लिए। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में जातीय भेदभाव जब सामना शुरू हुआ तो भारतीयों के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार का एहसास होना शुरू हो गया। जब वे पहले डरबन की कोर्ट में गए तो मजिस्ट्रेट ने उन्हें पगड़ी उतारने को कहा। गांधी जी ने पगड़ी नहीं उतारी था। विरोध स्वरूप वह कोर्ट से बाहर निकल कर चले गए। डरबन से प्रिटोरिया रेल यात्रा में गांधी जी को तरह तरह से अपमानित किया गया। गांधी जी के पास रेल के प्रथम श्रेणी का यात्रा का टिकट था, परंतु उन्हें जबरन उतारा गया और उनका सामान भी बाहर फेंक दिया गया। मेरिट्सबर्ग के उस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को प्रतीक्षालय में कड़ाके की सर्दी में सारी रात बैठकर गुजारनी पड़ी और आगे की यात्रा में गोरे लोगों ने उन्हें ड्राइवर के स्थान पर बैठने को बाध्य किया। फिर वहां से उठाकर पायदान पर बिठाया गया। विरोध करने पर उन्हें मारा पीटा भी गया और उन्हें जोहान्सबर्ग में उन्होंने रात गुजारने के लिए होटल में कमरा लेना चाहा, परंतु जवाब मिला कि कमरा खाली नहीं है। जब गांधी जी ने रेलवे कानूनों का हवाला दिया और तब भी डिब्बे में उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। गांधी जी के कई अनुभव हुए और जो आमतौर पर भारतीयों के साथ होते थे। और फिर गांधी जी कहते हैं उन्होंने एक पत्र लिख करके एक अपनी यात्रा का वृत्तांत एक समाचार पत्र में दिया और दक्षिण अफ्रीका के गोरों के सामने प्रश्न खड़े किए, क्या यही इंसानियत है? क्या यही मानवता है? क्या यही न्याय है? और क्या इसी को सभ्यता कहते हैं? परंतु उन्हें अपने प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं मिला। मताधिकार वंचित करने संबंधी विधेयक था उदारवादी आंदोलन। 1894 से 1906 के बीच में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में अपना काम समाप्त करके वापस आने की तैयारी में थे कि नटाल सरकार ने विधानसभा में भारतीयों को मताधिकार से वंचित करने संबंधी विधेयक रखा। गांधी जी ने इसका विधेयक को भारतीयों के कफन में पहली कील बताया और इसका विरोध करने को कहा। वहाँ के भारतीय व्यापारियों ने गांधी जी से सहयोग मांगा, क्योंकि उन्हें पढ़ना लिखना या आंदोलन चलाना नहीं आता था। गांधी जी ने अपनी भारत वापसी 1 महीने के लिए स्थगित कर दी, परंतु उन्हें भारतीयों के अधिकारों के लिए 20 वर्ष लगाने पड़े। गांधी जी के प्रथम दौर के आंदोलन को उदारवादी आंदोलन कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी विरोध करने के तरीके वही थे जो भारत में उदारवादी अपना रहे थे। उन्होंने भी इंडियन नेटाल ऑर्गेनाइजेशन नामक की संस्था की स्थापना की। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के कष्टों का प्रचार प्रसार किया, उनके विरुद्ध प्रस्ताव पास किया। इस पर गांधी जी ने 10,000 भारतीयों के हस्ताक्षर करवाकर भारत सचिव को इंग्लैंड में प्रार्थना पत्र भेजा तो अपील की कि महारानी विधेयक को मंजूरी न दे। इस प्रकार के विरोध के कारण इंग्लैंड में विधेयक को स्वीकृति नहीं दी गई, थोड़ा सा बदल कर पास करवा लिया गया और पास करवा दिया कि जिन देशों में यूरोप को छोड़कर संसदीय प्रणाली नहीं है उन्हें मताधिकार नहीं दिया जाएगा, और इंग्लैंड सरकार ने भी इसकी स्वीकृति दे दी। गांधी जी के विरोध के बावजूद भी उन्हें कुछ नहीं प्राप्त हुआ, परंतु उन्होंने रंग भेद के विरुद्ध समाचार पत्रों में लेख लिखने का काम जारी रखा। इससे गोरे लोग उनके विरुद्ध हो गए और 1896 ईस्वी में भारत से दक्षिण अफ्रीका वापस गए तो 4,000 लोगों की हिंसक भीड़ ने उनका विरोध किया, परंतु गांधी जी टूटे नहीं। उन्होंने अपना विरोध जारी रखा
1903 में उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक एक साप्ताहिक पत्र निकालना शुरू किया। 1904 में डरबन के निकट फोनिक्स नामक स्थान पर रहने लगे और उन्होंने अपना साधारण जीवन बिताया। एशियाई रजिस्ट्रेशन एक्ट था सत्याग्रह। इसी मध्य 1906 ईस्वी में ट्रांसवाल सरकार ने भारतीयों को अपमानित करने और एशियाई रजिस्ट्रेशन एक्ट पास किया, और इस एक्ट का मतलब था कि एक्ट के अनुसार 8 वर्ष की उम्र से अधिक सभी एशियाई लोगों को अपना पंजीकरण करवाना था, और इस पंजीकरण के समय दोनों हाथों की उंगलियों के निशान लगाने थे तथा पंजीकरण पत्र अधिकारियों के मांगने पर दिखाना भी जरूरी था। न पंजीकरण करवाने पर दंडित किया जा सकता था और दक्षिण अफ्रीका से निकाला भी जा सकता था। गांधी जी ने इसे न मानने का फैसला किया और सभी ने भव्य आंदोलन शुरू किया और उन्होंने भारतीयों की मीटिंग बुलाई। मीटिंग में एक्ट का विरोध करने और आखिरी तक लड़ने के लिए कहा गया। गांधी जी ने कहा कि वे मर जाएंगे परंतु कानून के सामने नहीं झुकेंगे। उन्होंने कानून को न मानने की शपथ ग्रहण की और गांधी जी ने विरोध जारी रखा और अपना पंजीकरण नहीं करवाया। उन पर मुकदमे चलाए गए, उनको दोषी ठहरा दिया गया और देश छोड़ने का आदेश दिया, और न मानने पर उन्हें जेल में डाल दिया गया। जेल जाने वालों की संख्या 155 हो गई। गांधी जी ने जेल को किंग एडवर्ड का होटल की संज्ञा दी और इसके लिए गांधी जी को सरकार ने बातचीत के लिए आमंत्रित किया, परंतु गांधी जी ने आमंत्रण स्वीकार कर जनरल टूमस से बात की और आश्वासन दिया कि भारतीय स्वेच्छा से पंजीकरण करवाएं तो एक्ट समाप्त कर दिया जाएगा। गांधी जी ने स्वीकार किया, परंतु उनके अन्य लोगों ने निंदा की कि यहाँ तक कि जब गांधी जी का पंजीकरण के लिए जा रहे थे तो उन पर घातक हमला भी हुआ, परंतु कानून रद्द नहीं किया गया। इस पर गांधी जी ने पुनः सत्याग्रह शुरू किया। सारे पंजीकरण पत्र आग में जला दिए गए। भारतीयों पर आवर्जन प्रतिबंध था सत्याग्रह का विस्तार। इसी बीच दक्षिण अफ्रीका के एक ट्रांसवाल की सरकार ने भारतीयों के आने पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाया। गांधी जी ने इसके विरुद्ध भी सत्याग्रह चलाया और गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, कठोर कारावास की सजा दी गई, उन्हें अपमानित किया गया और सरकार ने भारतीयों को वापस भेजना शुरू कर दिया। व्यापार पर भी दबाव पड़ने लगा, आंदोलन में गिरावट आने लगी और धन का अभाव भी हो गया। इसी के बीच गांधी जी को ने वहाँ पर धन का संग्रह भी किया। गांधी जी ने सत्याग्रह सभा को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, टाटा, हैदराबाद के निजाम से सहायता राशि प्राप्त हुई और यहाँ साधारण सत्याग्रहियों को साधारण जीवन बिताने तथा कठिनाइयाँ सहन करने की ट्रेनिंग दी गई। इसके बाद पोल टैक्स विवाह संबंधी निर्णय तथा सत्याग्रह का अंतिम चरण। 1913 में गांधी जी ने बड़े पैमाने पर सत्याग्रह शुरू किया। इस बार पोल टैक्स को लेकर के आंदोलन के दायरे में लिया गया। भारतीयों से यह टैक्स 3 पाउंड लिया जाता था, जो कि ज़्यादा था क्योंकि बड़ी मुश्किल से मजदूर एक महीने में 10 शिलिंग कमा पाते थे। जब इस टैक्स के विरुद्ध आंदोलन हुआ तो सभी भारतीयों ने इसमें भाग लिया। इसी बीच दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय आया जिसमें कहा गया कि जो विवाह ईसाई तरीके से नहीं होंगे उनका पंजीकरण नहीं होगा, वे मान्य नहीं होंगे। अर्थात हिंदू, मुस्लिम, सिख, फारसी रीति रिवाजों से की गई शादियाँ अवैध थी, उनसे उत्पन्न संतानें अवैध थी। भारतीयों ने इस निर्णय को बहुत अपमानजनक मानकर स्त्रियां भी इसके विरुद्ध आंदोलन में आ गई। गांधी जी ने यहाँ से एक सीमा पार करने की यात्रा शुरू की। इसमें महिलाएं भी थी और जत्थे को गिरफ्तार कर लिया गया और इन लोगों ने वहाँ पर खान मजदूरों को हड़ताल के लिए प्रोत्साहित किया, महिलाओं को गिरफ्तार किया। गांधी जी न्यूक्सेल पहुंचे और वहाँ उन्होंने अपना आंदोलन की बागडोर संभाली। मजदूरों ने भूख हड़ताल कर दी। गांधी जी 2000 मजदूरों को लेकर के न्यूकैसल से ट्रांसवाल को रवाना हुए। सरकार ने 2 बार गांधी जी को गिरफ्तार किया तो छोड़ा। सभी मजदूरों को ट्रेनों में बिठाकर नेटाल भेज दिया गया। गांधी जी पर मुकदमे चलाए गए और कठोर कारावास की सजा दी। इनमें भूखा रखा गया, कोड़े मारे गए। गांधी जी को पत्थर खोदने तथा मलबा साफ करने के लिए बाध्य किया गया। इससे भारतीयों में और ज़्यादा रोष फैल गया। गोखले ने अफ्रीका के दमन को लेकर भारत का दौरा किया। यहाँ तक कि भारत के वायसराय होर्डिंग ने दक्षिण अफ्रीका की सरकार के जुल्मों की यह कहकर निंदा की कि ऐसा कोई भी देश अपने को सभ्य कहता हो जो ऐसे अत्याचारों को बर्दाश्त नहीं करेगा। गांधी एवं सरकार में वार्ता था आंदोलन की सफलता। आंदोलन से मजबूर होकर के सरकार ने गांधी जी से वार्ता की और ज़्यादातर मांगों को स्वीकार कर लिया गया और पोल टैक्स भी समाप्त कर दिया गया। एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट वापस ले लिया गया और भारतीय विवाहों को भी वैध माना गया। इस प्रकार दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का सत्याग्रह सफल रहा। इस सत्याग्रह से गांधी जी ने अनेक सबक लिए और वो अनेक कठिनाइयाँ सहन करने की शक्ति भी उन्होंने प्राप्त की।
फिर गांधी जी का भारतीय राजनीति में प्रवेश होता है। गांधी जी 19 जनवरी 1915 में भारत वापस आए और उनकी प्रसिद्धि पहले ही भारत में फैल चुकी थी। उनकी ख्याति पढ़े लिखे वर्गों तक ही नहीं थी, आम आदमी भी उनके नाम से परिचित था। 1915 ईस्वी में हरिद्वार में कुंभ के मेले में उनके दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। गांधी जी गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गोखले ने उन्हें भारत में किसी भी आंदोलन से दूर रहने की सलाह दी थी तथा सबसे पहले सारे भारतवर्ष का भ्रमण करने को कहा था। गांधी जी ने सारे देश की यात्रा की और अहमदाबाद में साबरमती के तट पर 1915 में अपने आश्रम की स्थापना की, जिसमें देश के सभी भागों के लोग रहने लगे। उन्होंने 1916 में होम रूल में अपना भाग नहीं लिया, परंतु धीरे धीरे वे चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद के स्थानीय मुद्दों से जुड़े और सत्याग्रह चलाए। इसकी सफलता ने उनकी छवि को और ऊंचा कर दिया। तो पहला जो चंपारण सत्याग्रह था, चंपारण बिहार के अंदर है। यहाँ 19वीं सदी में यूरोपीय बागान मालिकों ने नील के बागान और फैक्ट्रियां स्थापित कर ली थी, परंतु किसानों को भूमि पर स्थायी अधिकार नहीं थे। वे बागान मालिकों से जमीन पट्टे पर लेते थे। बागान मालिक पट्टे पर तो देते थे, परंतु 3/20 हिस्से पर नील उगानी जरूरी थी। ये तीन कठिया प्रणाली का कहते हैं और किसानों से ज़्यादा वसूलते थे। और किसान नील जर्मनी द्वारा कृत्रिम नील बना लेने के बाद नील ज़्यादा लाभकारी नहीं थी और ये भारतीयों के लिए घाटे का खेल था। 1916 में लखनऊ कॉन्फ्रेंस में चंपारण का मुद्दा उठाया, परंतु गांधी जी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अंत में चंपारण के राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए मना लिया और वहां पर पहुंचे तो डीसी ने उनके प्रवेश पर रोक लगा दी, परंतु गांधी जी ने 8,000 किसानों से सबूत प्राप्त किए और गांधी जी चंपारण एग्रेरियन कमेटी का सदस्य भी बन गया और उन्होंने ये कठिया प्रणाली समाप्त करने का फैसला किया। अन्य कर लगाए, बढ़ाए गए, वापस लौटाने, लेकिन 1919 में इस आधार पर चंपारण एग्रेरियन एक्ट पारित कर दिया गया। खेड़ा का किसान सत्याग्रह गुजरात के अहमदाबाद के समीप खेड़ा एक क्षेत्र है जहां गांधी जी ने किसानों के पक्ष में दूसरी बार आंदोलन किया। ये एक उपजाऊ इलाका था, वहां धनी किसान, छोटे किसान, भूमिहीन किसान रहते थे। 1917 में बारिश अधिक होने के कारण वहां पर फसलों का भारी नुकसान हुआ और किसानों की आर्थिक कठिनाइयां बढ़ी और वहां पर किसानों ने लगान माफी की मांग की गई। कानून के अनुसार सामान्य उपज से केवल 25% उपज होने पर लगान माफ़ किया जा सकता है। सरकार इस पर सहमत नहीं थी और यहाँ पर गांधी जी ने 22 मार्च 1918 ने गांधी जी ने नडियार से सत्याग्रह का आरंभ किया और लगान न देने की अपील की। आंदोलन चरम पर पहुंच गया, सरकार की दमनकारी नीति चलने लगी और इसी बीच रबी की फसल भी अच्छी हो गई। इससे लगान न देने का मामला ठंडा पड़ने लगा। सरकार ने गुप्त आदेश दिया कि सरकार उन्हीं किसानों से लगान वसूलेगी जो इसे आसानी से अदा कर सकते हैं और इस पर मामला समाप्त हो गया तो गांधी जी ने सत्याग्रह को समाप्त करने की घोषणा कर दी। अहमदाबाद में मिल श्रमिकों की समस्या था, गांधी जी थे और अहमदाबाद एक उद्योग प्रधान नगर के रूप में विकसित हुआ। 1917 में प्लेग की महामारी आई, मजदूर नगर छोड़ करके जा रहे थे। मिल मालिकों ने उन्हें प्लेग बोनस देकर के रोका, परंतु प्लेग समाप्त होने पर प्लेग बोनस को समाप्त करने का फैसला किया और मिल मालिक वादे के अनुसार 50% बोनस दिया जाना था, लेकिन उन्होंने 20% बोनस देने के लिए तैयार थे। गांधी जी से इनकी दशा देखी न गई और उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया और उन्होंने स्वयं भी मजदूरों को भाषण दिए। इसी बीच गांधी जी ने मजदूरों की सारी स्थिति की जानकारी प्राप्त की और 35% बोनस की सिफारिश की। मिल मालिकों ने तालाबंदी शुरू कर दी और तोड़ दी था मजदूरों को 20% बोनस देना तय किया। अंत में गांधी जी ने उनके साथ बातचीत की और गांधी जी के 35% बोनस के प्रस्ताव को मान लिया गया तो अहमदाबाद के श्रमिकों का मामला सुलझ गया। इसके बाद रोलेट एक्ट आया। गांधी जी द्वारा भारत में पहला राष्ट्रीय स्तर का सत्याग्रह रोलेट एक्ट का विरोध था। 1917 में भारत सरकार ने सिडनी रोलेट एक्ट की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी जिसका क्रांतिकारी गतिविधियों से निपटने के लिए सुझाव था और रोलेट एक्ट ने वर्तमान कानूनों में कई प्रकार के परिवर्तनों के सुझाव दिए, जिसके आधार पर सरकार ने केंद्रीय काउंसिल के सम्मुख 2 विधेयक 6 फरवरी 1919 को रखे और इनमें था कि किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है।
बिना मुकदमे चलाए ही उन्हें 2 वर्षों तक जेल में रखा जा सकता है। अपराधियों पर विशेष न्यायालय में मुकदमा चलाया जा सकता है तथा उसके निर्णय के विरुद्ध अपील का कोई प्रावधान नहीं था। यानी बिना दलील, बिना अपील ही भारतीयों को सज़ा दी जा सकती थी। और भारतीयों ने इसे काला कानून बताया था, इसका विरोध किया और गांधी जी ने इसके विरुद्ध सत्याग्रह शुरू किया और कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया, परंतु देश के ज़्यादातर लोगों ने इनका समर्थन किया क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों की समस्याएं बढ़ चुकी थी और गांधी जी सत्याग्रहियों से सभ्य तरीके से विरोध करने, अहिंसा से दूर रहने की शपथ भी ली थी। और सत्याग्रह का प्रारंभ सारे देश में 30 मार्च को हड़ताल से किया जाना तय हुआ। इस दिन कोई कार्य नहीं हुआ, उपवास रखे गए, प्रार्थना की गई, बिलों का गठन हुआ। इसी बीच हड़ताल की तारीख 6 अप्रैल कर दी गई, परंतु 30 मार्च को ही हड़तालें शुरू हो गई। पुलिस की गोलीबारी में 10 लोग मारे गए। 6 अप्रैल को देश के ज़्यादातर हिस्सों में हड़ताल का आयोजन किया गया, जिसमें बड़े जोश से लोगों ने भाग लिया। गांधी जी ने हड़ताल को महान सफलता बताई। पंजाब में आंदोलन और ज़्यादा तीव्र हो गया। गांधी जी ने पंजाब जाने का निश्चय किया, परंतु उन्हें बीच में गिरफ्तार कर लिया गया। परंतु प्रशासन ने सेना को बुला लिया गया और नगर के जनरल डायर के हवाले कर दिया गया। डायर ने जनसभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया, परंतु इसकी पूरी जानकारी नहीं दी। परिणामस्वरूप 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में आयोजित एक सभा पर बिना चेतावनी के जनरल डायर ने गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। 10 मिनट तक निहत्थी भीड़ पर गोलियां दागी गई और जिसमें 379 लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। गांधी जी ने आंदोलन में हिंसा के प्रवेश के कारण 18 अप्रैल को आंदोलन वापस ले लिया। तो इसका निष्कर्ष है, उक्त वर्णन से स्पष्ट है कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की दुर्दशा के विरुद्ध अभियान छेड़ा और वहाँ पर सत्य और अहिंसा का सहारा लेकर सत्याग्रह का रास्ता खोजा और फिर उन्होंने भारत में आकर के सत्याग्रह का नया शस्त्र चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद में काफ़ी हद तक सफल रहा और गांधी जी ने देशव्यापी समर्थन प्राप्त हुआ। परंतु और फिर उन्होंने 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू करने से पहले वे एक राष्ट्रीय नेता के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके थे। धन्यवाद।